हेलो और नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके सामने हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मेरे जो विचार है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज उसका शेयर प्राइस जो है वो अराउंड 2800 के आसपास मिल रहा है और मेरे हिसाब से इस वैल्यूएशन पे, इस प्राइस पे उसके आने वाले जो पोटेंशियल काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है वो इग्नोर किए जा रहे हैं। तो वो सारे ट्रिगर्स जैसे जैसे बिल्ड होंगे वैसे वैसे मेरे हिसाब से इस प्राइस के कंपैरिजन में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस या काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। तो वही सारे रीजंस मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू रखना चाहता हूँ। और मैं आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स बता के बोर नहीं करने वाला। मैं इसको एक स्टोरी फॉर्म में आपके सामने रखूंगा ताकि हीरो मोटोकॉर्प की थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री के साथ साथ फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में जो मेरे विचार है वो मैं आपके सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकूं। सो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देख ले तो 2010 या 2011 तक हीरो मोटोकॉर्प का नाम हीरो होंडा मोटर्स ऐसे था और होंडा की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की वजह से उन्होंने ऑब्वियसली उन 20-25 सालों में काफ़ी अच्छा मार्केट गेन कैप्चर किया था। 50% से ज़्यादा उनके पास मार्केट शेयर था और इंडिया की नंबर वन ही नहीं, वर्ल्ड्स नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो होंडा मोटर्स बन चुकी थी। तो जब होंडा के साथ उनका कोलैबोरेशन ब्रेक हुआ, ओके, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा था कि हीरो मोटोकॉर्प अपने पैरों पे शायद बहुत ज़्यादा देर तक नंबर वन नहीं बना रह पाएगा। होंडा जैसे जैसे एक्सपांड करेगा इंडिया में अपने बलबूते पे, तो वैसे वैसे हीरो मोटोकॉर्प का सेल गिरते जाएगा और नंबर वन पोजीशन वो कुछ ही सालों में लूज कर जाएंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ना ही सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प ने उनका नंबर वन पोजीशन मेंटेन किया, इनफैक्ट उन्होंने सेल्स वॉल्यूम को कभी ज़्यादा गिरने भी नहीं दिया। तो 2010-11 में जब उनके सेल्स वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली साल के 5 मिलियन के आसपास जो थे, वो वहाँ से वो नंबर बढ़ के FY19 में सबसे हाईएस्ट लेवल 7.8 मिलियन तक पहुंचा था। तो ये काफ़ी काबिले तारीफ बात है कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपना अच्छा ब्रांड इमेज और फिर अपने जो नए R&D सेंटर्स की मदद से उन्होंने अपने खुद के इंजन्स वगैरह बनाए। तो उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट के रिफ्रेशेस वो लोग लॉन्च करते रहे। तो ओवरऑल उन्होंने मार्केट में अपना पोजीशन जो है वो कभी डाइल्यूट नहीं होने दिया। भले ही अलग अलग होंडा के अलावा यामाहा और सुजुकी के और भी जापानीज ये जो प्लेयर्स है उन्होंने भी अपना एक्सपांशन चालू रखा था, साथ ही साथ बजाज और टीवीएस तो थे ही। तो डिस्पाइट ये कंपटीशन के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प ने अपना पोजीशन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो मेंटेन रखा है। मोटरसाइकिल्स में आज भी उनका मार्केट शेयर 50% के आसपास है, तो ये भी एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और स्कूटर्स में भले ही उनका फिलहाल ज़्यादा शेयर नहीं है, मे बी अराउंड 10% मार्केट शेयर होगा या 10% से भी कम होगा, लेकिन ओवरऑल टू व्हीलर्स में उनका मार्केट शेयर जो है वो 35% के आसपास है। वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर है और हाईएस्ट सिंगल कंपनी का हाईएस्ट मार्केट शेयर भी 35%, मतलब हीरो मोटोकॉर्प ही नंबर वन पोजीशन पे है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा इंडियन मार्केट के अलावा हीरो मोटोकॉर्प को जो ग्लोबल एम्बिशंस थे या ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपांड करना था, तो उस दिशा में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस अभी तक किया है। हाँ, भले ही उनके एक्सपोर्ट के नंबर्स फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तक के, लेकिन उन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रेजेंस जो बहुत सारे कंट्रीज में सेटअप किया है और वहाँ के कंट्रीज के मार्केट रिक्वायरमेंट स्टडी करके उन्होंने अभी जो प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए या फिर डेवलप किए नए प्रोडक्ट्स, तो वो जैसे जैसे वो वहाँ पे लॉन्च करेंगे और ज़्यादा पुश करेंगे, मार्केटिंग के साथ एक्सपांड करेंगे, तो वहाँ पे अभी सेल्स नंबर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ तक की स्टोरी तो हमने देख ली। अब आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपके सामने रखता हूँ। जल्दी से उसका शेयर प्राइस मूवमेंट आप देख लीजिए कि उसका शेयर प्राइस पिछले 6 या 7 सालों में 2000 से लेके 4000 के रेंज में ऐसे ही घूमता रहा है, ऊपर नीचे हुआ है। तो बेसिकली इसका रीजन यही है कि मार्केट भी ओवरऑल टू व्हीलर्स का जो मार्केट है इंडिया में वो रिलेटिवली स्टेडी रहा है, एट अ लो पेस ग्रो हुआ है।
और कंपटीशन भी काफ़ी हेल्दी थी यहाँ पे, नए नए प्लेयर्स एक्सपांड कर रहे थे, तो उस हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प का सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट नहीं रहा है। सो ज़्यादातर सालों में उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट नंबर में ही रहा है, और उस वजह से शेयर प्राइस ने भी उसी तरीके का प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट किया है। सो अभी इस प्राइस पे जो अवेलेबल है 2800 के आसपास जो प्राइस है, वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अभी तक के बिजनेस पोजीशन के हिसाब से फेयर वैल्यू पे है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो बातें या जो प्रोग्रेस हम लोग देख सकते हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस थोड़ी चीप है या अंडर वैल्यूड है। सो वो रीजंस मैं आपके सामने अभी आने वाले स्लाइड्स में रखता हूँ। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो 3 मेन ट्रिगर्स है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, वो ये है। सबसे पहला ट्रिगर है मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स। अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में जो उन्होंने प्रेजेंस ऑलरेडी बिल्ड किया है, वहां पे एक्सपोर्ट्स नंबर काफी स्ट्रॉन्ग रेट से ग्रो हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा डिटेल्स अगली स्लाइड में मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा ट्रिगर है कि डोमेस्टिक सेल्स स्टेडी बने रहे तो भी एक अच्छी बात रहेगी। तकरीबन 6 मिलियन के आसपास के डोमेस्टिक सेल्स जो उनका फिगर है, वो वहाँ पे स्टेडी रहा या लो सिंगल डिजिट में भी ग्रो होते रहा, तो भी एक बहुत ही अच्छी बात है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और साथ ही साथ उनका जो रिसेंट हार्ले डेविडसन का जो कोलैबोरेशन है, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, वो भी मैं आने वाले स्लाइड्स में आपके सामने रखूंगा। तीसरा जो और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मेरे हिसाब से जो होने वाला है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ एक ब्लॉकबस्टर, एक पोटेंशियली ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट। तो इसके भी डिटेल्स मैं आने वाले स्लाइड्स में आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ ड्राइवर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। सो पिछले 5-6 सालों में उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेटिंग प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया है, स्टडी करने के लिए, वहाँ के रिक्वायरमेंट स्टडी करने के लिए। अभी वो स्टडी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, और अभी उन्होंने ऑलरेडी कुछ मार्केट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे वो लोग रैपिडली एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आने वाले 1 या 2 सालों में हम लोग देखेंगे उस दिशा में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होगी। अभी तक का उनका जो एक्सपोर्ट्स फिगर है हीरो मोटोकॉर्प का, वो 2 से 3 लाख यूनिट सालाना यूनिट्स है, तो वो ओवरऑल सेल्स फिगर का सिर्फ 5% है या 5% के आसपास है। लेकिन यहाँ से वो 2-3 लाख यूनिट्स से मेरे हिसाब से वो आने वाले कुछ ही सालों में एनुअल 15 से 20 लाख के रेंज में जा सकता है एक्सपोर्ट्स फिगर, और वो डेफिनेटली अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अनइमेजिनेबल टारगेट है। बजाज ऑटो जो ऑलरेडी हर महीने 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो साल के तकरीबन 18 लाख या 20 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये बजाज ऑटो अचीव कर सकता है। तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प को भी उस दिशा में प्रोग्रेस करने के लिए पॉसिबिलिटी है। और हीरो मोटोकॉर्प के पास जो एक्सपीरियंस है और R&D भी उन्होंने अभी तक बिल्ड किया है, तो उस हिसाब से वो लोग आने वाले 3-4 साल या 5 सालों में उस दिशा में, यानी कि 15 से 20 लाख का एनुअल सेल्स फिगर एक्सपोर्ट्स से वो लोग अचीव कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ से उनको काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ओके, सो एडिशनल डोमेस्टिक सेल्स को ये ऐड करेगा। सो इंडियन मार्केट में वो लोग कुछ 6 मिलियन या 60 लाख व्हीकल्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, उसमें ये 15 से 20 लाख का अगर एडिशनल सेल्स वॉल्यूम आ जाता है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफी हेल्दी रहेगी हीरो मोटोकॉर्प के लिए। इनिशियल पीरियड में जैसे जैसे वो एक्सपांड करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहां से ना आए, लेकिन जैसे जैसे उनका वहां पे अलग अलग कंट्रीज में एक डिसेंट प्रेजेंस या डिसेंट वॉल्यूम बिल्ड होता है, वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी बूस्ट करना शुरू करेगा ओवरऑल कंपनी के लिए। ओके, सो हीरो मोटोकॉर्प उस दिशा में डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहा है या करने वाला है। अब दूसरा डोमेस्टिक सेल्स, जो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा था कि वो इंडिया में तकरीबन 60 लाख टू व्हीलर्स हर साल बेचते हैं। सो 60 लाख एक काफी बड़ा नंबर है। उसके रीजंस भी है कि पिछले 30-35 सालों में हीरो मोटोकॉर्प ने इंडिया में जो रीच बना के रखा है, उनका डीलर नेटवर्क हो या सेल्स पॉइंट हो या सर्विस सेंटर्स के साथ कोलैबोरेशन हो,
ओवरऑल जो ये रीच है ये अनबीटेबल रहा है। कोई भी दूसरी कंपनी अभी तक हीरो मोटोकॉर्प के नजदीक भी नहीं आई है रीच के मामले में, और उस वजह से उनका जो ब्रांड रिकॉल है स्पेशली छोटे गांव में या छोटे शहरों में भी, तो वो भी काफी हद तक अनबीटेबल है। तो ये इसका जो एडवांटेज उनको मिलता रहेगा कि बहुत बड़े बड़े सेल्स नंबर्स है, उन बड़े सेल्स नंबर्स की वजह से उनको हेल्दी रेवेन्यू भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। और तीसरा जो एडवांटेज है कि स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट भी रिकरिंग बेसिस पे चलती रहती है। तो इतने बड़े सेल्स की वजह से अभी तक उन्होंने कुछ 100 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं इंडिया में, मेजॉरिटी इंडिया में ही बेचे, थोड़े से ही बाहर गए हैं, लेकिन जो 100 मिलियन से ज़्यादा जो उन्होंने यूनिट्स अभी तक बेचे हैं, उस वजह से उनके स्पेयर पार्ट्स के रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली काफ़ी हेल्दी है। और अभी ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे से स्पेयर पार्ट्स में से ही उनको कुछ 1000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू मिल रहा है। सो ये काफ़ी हेल्दी नंबर है स्पेयर पार्ट्स के डिपार्टमेंट में ही। मतलब काफ़ी सारे अलग अलग टू व्हीलर कंपनीज है जिनका टू व्हीलर्स बेच के जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू हीरो मोटोकॉर्प का स्पेयर पार्ट्स बेच के आता है। सो ये अपने आप में ही काफी अच्छा पॉजिटिव है, और आने वाले सालों में भी अगर ये मेंटेन्ड भी रहा थोड़े से स्लो ग्रोथ के साथ, मतलब 3%, 5% या 8% ग्रोथ के साथ भी अगर रहा, तो भी मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिछले 1-2 साल में हमने देखा है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। बहुत सारे स्ट्रेंज कंपनीज ने, बहुत सारे अननोन कंपनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं। ऐसे लगता है जैसे कि कोई भी उठता है, चाइना में से प्रोडक्ट लेके आता है, इधर असेंबल करता है और बेचना शुरू कर देता है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी तक जो बड़े सीरियस टू व्हीलर प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तक लॉन्च नहीं किए। हाँ, बजाज ऑटो ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, या फिर टीवीएस ने भी iQube के नाम से उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। तो ये कुछ सीरियस प्रोडक्ट्स है, लेकिन इनमें भी अभी तक सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी लो है। ओके, सो सीरियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी जस्ट शुरू हुआ है। ये जो छोटे मोटे प्लेयर्स जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेसिकली चाइना से लाके वो लोग असेंबल करके बेचते हैं, तो ये काफ़ी हद तक वो लोग कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल व्हीकल्स को रिप्लेस करने की, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक थोड़ा टाइम है, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे उन्होंने वो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो क्वालिटी वो लोग ऑफर करते हैं, जो फीचर्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं, वो उस हिसाब से अभी तक उतने प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली कुरियर बॉयज़ या फिर डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं, तो वो जो दिन भर में काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स दिन भर में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लेकिन जो कॉमन यूजर्स है, ओके, एंड यूजर्स जो है, जो कॉमन मैन जो है, उनके लिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। ओके, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1 या 2 साल या 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये जो बड़े बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है, हीरो ही नहीं, हीरो, बजाज, टीवीएस, यामाहा, होंडा, सुजुकी, ये सारे टू व्हीलर जो प्लेयर्स है वो भी अपने खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे लॉन्च करेंगे आने वाले 1-2 सालों में, और तब हम लोग होपफुली देख पाएंगे कि ज़्यादा बेटर ऑप्शंस भी मिल जाए, ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस भी मिल जाए, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ आ जाए। अगले 1-2 साल में ये सब होने की उम्मीद है। तो उस दिशा में हीरो भी अपने खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स डेवलप कर रहा है। रिसेंटली उनके कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल में भी उन्होंने कहा था कि 2021 के एंड में वो लोग ओरिजिनली प्लान कर रहे थे उनका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर वो लोग लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं उनका पहला प्रोडक्ट, और वहां से धीरे धीरे एक एक नया प्रोडक्ट वो लोग लाते रहेंगे। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि 2025 यानी कि अगले 4 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाएगा। अभी वो कितना सिग्निफिकेंट होगा अभी तक एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 25% से 40% के रेंज में ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स का फिगर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2025 तक, यानी कि अगले 4 सालों में। उस दिशा में जैसे जैसे नंबर्स बिल्ड होंगे वैसे वैसे हम लोग
बेटर प्रोडक्ट्स भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो नेटवर्क है उसका भी काफी अच्छा प्रोग्रेस हम लोग अगले 1-2 साल 3 साल में देखने वाले हैं। तो जैसे जैसे वो नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आज वो लोग प्राइसिंग के मामले में पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी एक्सपेंसिव है और उस वजह से भी वो प्रैक्टिकल उतना नहीं बनते जितना पेट्रोल व्हीकल्स आज प्रैक्टिकल है। लेकिन अगले 1-2 साल में वो भी पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ज्यादा अच्छे नए बैटरीज के साथ अगर लॉन्च हो जाए, बेटर रेंज दे, तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन डेफिनेटली बन सकता है। अब उस ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। वो ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकिंग कंपनी है। उन्होंने खुद की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर डेवलप की है। वो प्रोडक्ट डेवलप करते समय उनके दिमाग में जो उन्होंने जो विचार करके जो बनाया कि उनको एक प्रीमियम एंड का इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना था, कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। सो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लॉन्च किया है ऑलरेडी पिछले 1 साल से वो लोग उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले उनको उस प्रोडक्ट के लिए और उस वजह से बहुत ज्यादा बुकिंग्स भी आए हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल में बहुत ज्यादा जगहों पे हमें देखने को मिलने वाला है। आज एथर 450X नाम का जो उनका प्रोडक्ट है वो उनका मेन स्टे है। पहले 450 मॉडल था और भी कुछ मॉडल थे, वो अपग्रेड धीरे धीरे अपग्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बुकिंग्स उनको मिल चुके हैं और जैसे जैसे वो एक्सपांड कर रहे हैं वैसे वैसे और भी शहरों में सेल्स पे बढ़ाते जाएंगे। अब एथर एनर्जी के बारे में थोड़ा और बताता हूँ अगली स्लाइड में। तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रिसेंट तक थी कि सिर्फ 10,000 यूनिट्स बना सकते थे, उनकी बैंगलोर में जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उनका। अब उन्होंने कुछ ही हफ्तों पहले, इनफैक्ट 2 महीनों पहले ही उन्होंने तमिलनाडु में एक नया प्लांट लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, जहां पे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुकी है। तो वो लोग हर महीने अभी कुछ 9,000 से 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे उस नए प्लांट में। और उनके पास जो बुकिंग्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उनको बहुत जल्द कम पड़ने वाली है और वो अगले 2 साल में यहाँ से वो और 3 गुना बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आगे की बात है। इस वक्त हम लोग अगर देखें कि एथर एनर्जी अगर महीने के 10,000 यूनिट्स की दिशा में भी इस साल प्रोग्रेस करता है तो वो लोग ऑलरेडी उस मामले में नए नए शहरों में उनके शोरूम सेटअप कर रहे हैं, कंपनी ओन्ड शोरूम सेटअप कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग के फेज में तो एक्सपांशन में भी वो लोग डीलर नेटवर्क अपॉइंट नहीं कर रहे, उनके खुद के शोरूम्स सेटअप कर रहे ताकि एक यूनिफॉर्म प्रीमियम एक्सपीरियंस वो लोग उनके कस्टमर्स को या पोटेंशियल कस्टमर्स को दे सके। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है, स्पेशली इनिशियल फेज में जब उनका ब्रांड अभी तक बिल्ड हो रहा है या प्रोडक्ट की रीच अभी तक इम्प्रूव हो रही है। तो उस फेज में मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है कंपनी ओन्ड शोरूम सेटअप करने की। इस साल के एंड तक वो लोग चाहते हैं कि 40 सिटीज में वो लोग अपना प्रेजेंस बिल्ड करें और आने वाले 1-2 साल में हम लोग देख सकेंगे कि ये मे बी 100 सिटीज तक भी एक्सपांड कर जाए। और जैसे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड होगी वैसे वैसे उनके पास डिलीवर करने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो नए शहरों में भी वो लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो एथर का जो फोकस है वो बेसिकली एक प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देने का भी है। सो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लान है। सो आज जो कार सेगमेंट में हम लोग जो BMWs या मर्सिडीज या ऑडी जैसे या जैगुआर जैसे प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं, वैसे ही लोग 2 व्हीलर सेगमेंट में एथर की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। सो जो इनफैक्ट जो एथर का जो प्राइसिंग है वो भी उतना चीप नहीं है, उनकी प्राइसिंग भी प्रीमियम है, उस हिसाब से प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी के हिसाब से ही है। तो उस हिसाब से जो प्राइसिंग है वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो एथर की जो स्कूटर्स बुक कर रहे हैं या खरीद रहे हैं वो बेसिकली ऑलरेडी कार यूज कर रहे थे और कार यूज करने के बजाय वो लोग अभी एथर की स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो नॉर्मल स्कूटर यूजर्स है वो एथर पे अपग्रेड उतना ज्यादा नहीं कर रहे
डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी का जो मैंने पॉइंट थोड़ी देर पहले कहा था, उस प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट के हिसाब से ही है, और प्रीमियम प्राइसिंग की वजह से भी उनको अफोर्डेबल उतना नहीं है एथर का स्कूटर। तो ज्यादातर उनके जो एथर के बायर्स है वो मेनली कार यूजर्स है जो एथर स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं। उनके उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है और ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और इमेज भी बहुत ही अच्छा बना रहा है। सो ओवरऑल एथर एज अ प्रोडक्ट, एज अ सक्सेस स्टोरी मेरे हिसाब से आने वाले सालों में बहुत ही बड़ा हो सकता है। अब हीरो मोटोकॉर्प का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है या उसमें क्या पार्टिसिपेशन है वो देखते हैं। तो अक्टूबर 2016 से मैं हीरो मोटोकॉर्प ने पहली बार एथर में फंड्स इन्वेस्ट किए। एथर को ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी पैसों की जरूरत थी, कैपिटल की जरूरत थी, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स, उन्होंने भी काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन कैपिटल इन्वेस्ट किया है एथर में। लेकिन अब हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर 2016 के बाद 4 या 5 स्टेप्स में अलग अलग पॉइंट्स पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अभी तक जो टोटल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है एथर एनर्जी में वो तकरीबन 600 करोड़ या 600 करोड़ से थोड़ा ऊपर का कैपिटल है पिछले 4 सालों में। और इस वजह से उनका जो स्टेक है एथर एनर्जी में वो ऑलमोस्ट 35% के आसपास है। सो 35% एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेक ऑलरेडी है। और अगर जरूरत पड़े एथर को आगे कैपिटल की तो हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर 35% पे भी मेंटेन रहा तो मेरे हिसाब से एथर एनर्जी का जो आने वाला फ्यूचर में एक्सपांशन के साथ जो वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो उस वैल्यूएशन का डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प को एक काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स में भी हीरो मोटोकॉर्प एथर के साथ कोलैबोरेट करके उनको एक्सपांड करने में भी मदद करे, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। यानी कि एथर एनर्जी का भी सेल्स नेटवर्क बढ़ेगा या उनको ज्यादा वाइडर प्रेजेंस मिल सकता है हीरो की मदद से, और हीरो को भी इनडायरेक्टली एथर एनर्जी का जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे उनका वैल्यूएशन शूट होगा, और उस वैल्यूएशन का 35% ओनर होने की वजह से हीरो मोटोकॉर्प को भी एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। सो ओवरऑल अभी तक मैंने आपके सामने ये जो 3 मेन ट्रिगर्स रखे हैं, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली सोचिए। मेरे हिसाब से आज जो शेयर प्राइस जो 2800 के आसपास चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प का, वो ये आने वाले जो ट्रिगर्स है, पोटेंशियल ट्रिगर्स है, वो अभी तक उसको इमेजिन नहीं कर रहा है या फिर उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे ये ट्रिगर्स हमारे सामने आएंगे, उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो तब वो शेयर प्राइस रैपिडली रिएक्ट करेगा। और मेरे हिसाब से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कम से कम 3-4 साल या 5 साल की दिशा में आपको इन्वेस्ट करना है। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपको डिविडेंड हर साल तो मिलते ही रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा डिविडेंड पे मास्टर है, तो उनके 50% ऑफ द प्रॉफिट्स वो लोग रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको एक स्टेडी डिविडेंड फ्लो भी मिलता रहेगा हीरो मोटोकॉर्प के इन्वेस्टमेंट से। साथ ही साथ ये ग्रोथ जो प्रॉस्पेक्ट्स, जो 3 मेन ट्रिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, वो भी आपको अच्छा खासा वैल्यूएशन के टर्म्स में भी ग्रोथ दे सकते हैं।